फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के समाचार देखें तो दो प्रमुख आज हम समाचारों पर चर्चा करेंगे। एक है भारत ओमान संबंध, क्योंकि भारत ओमान के सुल्तान जो है लगभग 25 सालों बाद अगर देखा जाए तो भारत की राजकीय यात्रा पे आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में समझेंगे कि भारत ओमान का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, दूसरा है काकरा पार, जो गुजरात में एक स्थान है, वहाँ पे पावर प्लांट काकरा पार 4 करके है, 700 मेगावाट का जो है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। वो क्रिटिकल अवस्था को प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो ऑटोमेशन की अवस्था में पहुंच गया है। अभी समझाएंगे क्या क्रिटिकल अवस्था है। ठीक है, तो आज इन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। जहाँ तक पहली टॉपिक है भारत ओमान संबंध है, तो ओमान के सुल्तान जो है भारत के जो है राजकीय यात्रा पे रहे हैं, और ऐसे में भारत के साथ कई संबंधों पे चर्चा हुई है। संबंधों पे जो चर्चा हुई है वो तो हो ही रही है, लेकिन मेन जो है कि भारत ओमान कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ जो है उस पर बड़ी तेज़ी से, जैसे यूएई के साथ हमने अभी किया ही है, तो यूएई का ही ये साथ का ही देश है, तो उसके साथ भी कर रहे हैं। इसमें ये प्रश्न है कि भारत और ओमान का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर भारत ओमान संबंध को देखेंगे तो उसकी जो उपस्थिति है वो देखेंगे कि वो कहाँ स्थित है, तो वो खाड़ी के देशों में एकदम हिंद महासागर के तट पे स्थित है, और उसने जो है भारत को अपना एक पोर्ट भारत के नौसेना के लिए दे रखा है। ऐसे में कहीं न कहीं ओमान भारत का बहुत ही स्ट्रेटेजिक संबंध है। और अगर व्यापार को भी लेकर देखें तो 2021-22 में जो है व्यापार जहां 4 अरब डॉलर के आसपास, नहीं 5.4 अरब डॉलर के पास था, वही 22-23 में ये 12.3 अरब डॉलर हो गया, यानी 2.5 गुना से ज़्यादा एक साल में ही। और उम्मीद है कि अगर सीपा हो जाता है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी समझेंगे डिटेल में कि उसके क्या क्या संबंध रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो भारत ओमान जो है, भारत ओमान का संबंध कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम देखेंगे। दूसरा जहाँ तक न्यूज़ है काकरा पार का, ये काकरा पार 4 करके जो है अपना परमाणु रिएक्टर है। ये एक तरह से कहा जाए कि अभी जो ये रिएक्टर चालू है, ये काकरा 4 वो भारत का इंडिजीनियस यानी स्वतः से निर्मित जो है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कि सबसे बड़ा यानी 700 मेगावाट क्षमता की जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर भारत का स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर है। ये जो है आज रात से ही जो है इसने क्रिटिकल स्थिति प्राप्त कर ली है। क्रिटिकल स्थिति में ये होता है कि जितने न्यूट्रॉन हमें उपयोग होते हैं उतना न्यूट्रॉन ये जनरेट करने लगता है, यानी फिर इसके बाद कुछ न्यूट्रॉन बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो रिएक्टर अपने आप चलता रहता है। रिएक्टर जब फ्यूल ख़त्म होगा फिर उसके बाद फ्यूल बदला जाता है, तो यानी उस अवस्था को हम क्रिटिकल अवस्था करते हैं, यानी लगातार चलायमान अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आइए हम एक एक करके अब इनको समझते हैं। जहाँ तक ये देखिए ओमान के सुल्तान है और ये प्रधानमंत्री हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये भारत के राजकीय यात्रा पे आए हैं, और ये राजकीय यात्रा महत्वपूर्ण भी क्यों है, क्योंकि ये जो अभी कुछ दिन पहले ये वहाँ के सुल्तान बने हैं, और ओमान के किसी भी सुल्तान की 25 यानी 98 में यात्रा थी, यानी 25 साल बाद किसी भी ओमान के सुल्तान की भारत की राजकीय यात्रा थी। और ये यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर जिन परिस्थितियों में हो रही है, अगर आप उन परिस्थितियों में देखें तो ओमान भी खाड़ी का देश है, वहाँ भी मुस्लिम वही सल्तनत है, व्यवस्था है, और वो भी देखा जाए तो वही ओमान है। ओमान के बाद सऊदी अरब, यूएई साथ ही साथ है, फिर उधर से आगे जाइए तो कतर है, और फिर जॉर्डन, फिर इजराइल, यानी कहीं ना कहीं इजराइल हमास का जो संबंध है वो उसका प्रभाव ओमान में भी पड़ता है। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में उसी के सटा हुआ पीछे अगर आप कहें तो यमन है, जहाँ के हूती विद्रोही कई सारे भारतीय शिप का और इस तरह का चीज़ों का अगवा कर रहे हैं। ऐसे में ओमान के वहाँ की सल्तनत की यानी वहाँ के सुल्तान की भारत की यात्रा, और भारत की उसी समय भारत के एनएसए की ईरान की यात्रा, अघोषित यात्रा, यानी वो है, कहीं ना कहीं ये उसके महत्व को बताता है कि कुछ और
ऐसे में जब भारत इजराइल का पक्ष लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान प्रोपेगेट कर रहा है, वैसे समय में एक मुस्लिम देश के सल्तनत की 25 साल बाद भारत की यात्रा, ये कहीं न कहीं बताता है कि भारत की डिप्लोमेसी या भारत की कूटनीति का महत्व। अभी उसको समझेंगे कि कैसे भारत के लिए ओमान का महत्व है, ओमान के लिए भारत का क्या महत्व है। आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 25 वर्ष है, 25 वर्ष, यानी अभी 22 में हम आज़ादी के हमारे 75 वर्ष हो गए और 47 में 100 साल हो गए। तो ये 75 से 100 साल जो वर्ष है वो भारत की ने एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा है, उसको अमृतकाल माना जा रहा है। ये 47 जब भारत अपने को विकसित देश के रूप में देखना चाहता है। इसी तरह से जो ओमान है उसका भी एक 2040 करके एक लक्ष्य उसने भी निर्धारित कर दिया है अपने के लिए। जैसे यूएई ने 2030 किया है, वैसे इसने ओमान ने भी 2040 के लिए अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो विज़न दस्तावेज है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, इनमें ये दोनों चीज़ें प्रतिध्वनित होती हैं। यानी जो भारत और ओमान के बीच का जो विज़न डॉक्यूमेंट्स अभी साइन किया गया है, इनमें भारत के अमृतकाल और ओमान का जो दृष्टिकोण 2040 है, उन दोनों का कहीं न कहीं सम्मिलित जो है, जो आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य है, उनको ध्यान में रख के किया गया है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो इन्होंने कई सारे आर्थिक और व्यापक आर्थिक जो है समझदारी समझौते पर मुहर लगाने पर भी जोर दिया गया है। कई सारे संबंध भी हुए हैं, अभी चर्चा करेंगे, देखेंगे। और इजराइल हमास युद्ध से उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा हुई है। ठीक है, और आप अगर मैं जैसे अभी बता रहा था कि ये यात्रा चर्चा में एक तो जिस समय हो रही है कि जिस समय अरब इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है, भारत कहीं न कहीं इजराइल के साथ दिख रहा है कि भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि वो फ़िलिस्तीन के काज के साथ भी मजबूती से खड़ा हुआ है। और जो मुस्लिम देश है वो इजराइल के साथ जो है संबंध उनके बहुत मधुर नहीं रह गए हैं, यानी उनके साथ संबंधों को दिक्कत हो रही है। G20 के सम्मेलन के बाद आईमेक की घोषणा हुई है, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं वो ओमान से ही शुरुआत होगा, वो बातें हो रही है। उधर यमन की हूती विद्रोही जो है, जो कहीं ना कहीं ईरान के समर्थक हैं या जिन पर ईरान का पूरी तरह से वो है, उनके द्वारा जो है हिंद महासागर के कई सारे देश जो है जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसमें अमेरिका या भारत आने वाली या इजराइल के जहाज़ों का। इन परिस्थितियों में जो ओमान के जो सल्तनत हैं या जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी भारत यात्रा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि इन यात्रा के में क्या क्या चर्चा हुई, उसमें प्रमुख बिंदु देखें। जो प्रमुख बिंदु है, जो भारत के विदेश सचिव कहते हैं कि व्यापक जो दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, व्यापक रही और रचनात्मक रही, ब्रॉडली रही और कंस्ट्रक्टिव रही। और इसमें भारत ओमान ने सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय अपराधों से निपटने, संस्कृति, भारतीय संस्कृति परिषद, हिंदी पीठ की स्थापना आदि की बातें की गई। ठीक है। दूसरा, इसमें दोनों पक्षों ने एक 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए का ओमान भारत निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की है। अभी तक इस कोष में 2 किस्त जारी हो गई है। पहली किस्त 100 मिलियन डॉलर की थी, यानी 10 करोड़ डॉलर की, 800 करोड़ रुपए की। दूसरी 200 मिलियन डॉलर यानी 20 करोड़ डॉलर यानी 1600 करोड़ रुपए की। और अब ये तीसरी 2500 करोड़ रुपए की जो है जारी की गई है। इसका जो कार्यान्वयन किया जाएगा वो भारत का SBI और ओमान की भी एक ऐसी निवेश संस्था है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यानी ये जो निवेश कोष है, ये भारत के जो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसमें निवेश करने के लिए ये किया जाएगा, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था के लाभ जो है ओमान को भी मिल सके। दूसरा जो है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसमें जो है विजन डॉक्यूमेंट के तहत संयुक्त विजन में 10 अलग अलग क्षेत्रों के में ठोस कार्रवाई बिंदुओं पर सहमत बनी है। जैसे देखिए कि भारत ओमान विजन दस्तावेज मोटे तौर पर ओमान के विजन 2014 और इसके जो राष्ट्रीय विकास खाका है और भारत के अमृतकाल 2047, इन दोनों का कह सकते हो कि विकास दृष्टिकोण में निहित है। इन दोनों को मिला के एक तरह से आपस में, जैसे भारत का जो लक्ष्य है, ओमान का लक्ष्य है,
और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, उसको मिला के एक विजन 2040 जो है इसमें लाया गया। इसमें मतलब सहयोग के 10 बिंदुओं को किया गया है। उसमें समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, इस हरित ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा में जो है हाइड्रोजन की भी बात की जा रही है, पर्यटन, कृषि, खाद्य सुरक्षा और क्रिकेट, इस सहित जो है क्षेत्रों में भागीदारी की बात की जा रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री जी का कहना है, उम्मीद जताई कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नया आयाम जोड़ेगा और दोनों पक्ष जल्द से जल्द समझौते पर हस्ताक्षर कर लेंगे। तो यानी ये चीज़ें हैं। बाकी रुपए में व्यापार का आदान प्रदान, जैसे आपको पता है कि भारत रुपए को उन देशों के साथ जिनके साथ जो है भारत के जो है स्ट्रेटेजिक संबंध विकसित होते जा रहे हैं, खासतौर से खाड़ी के देशों या रूस के साथ, इस तरह वहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि कैसे रुपए को भी व्यापार के रूप में स्थापित किया जाए, यानी रुपए को एक करेंसी बनाई जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यानी उसको दिलाई जाए। साथ ही में जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो उस पर आधारित है, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए ओमान द्वारा संबंधित ओमानी प्लेटफॉर्म के साथ भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का भी उपयोग करने की संभावना, क्योंकि इसके तहत जो है दोनों देशों के बीच जो ट्रांजैक्शन कास्ट है वो घट जाएगा, काफ़ी घट जाएगा। जो 6% के आसपास आता है रेमिटेंस भेजने का पैसा, वो करीब 6 पैसे के मतलब 1 पैसे से भी कम हो जाएगा। और जो भारत की जो करीब लगभग 7 लाख की वहाँ पे आबादी रेमिटेंस के रूप में रहती है, या बहुत बड़ा जो है हमारे यहाँ आयात निर्यात होता है, इन दोनों में मदद मिलने की संभावना है। साथ ही में भारत ने, चूँकि गाजा का संघर्ष, गाजा और में जो चल रहा है इजराइल और हमास, वो पूरी दुनिया पे है, तो वो वहाँ के तो उस क्षेत्र के आसपास के पड़ोस में ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं, तो वो कैसे चर्चा में नहीं रहती, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और ये बात कहा गया है कि आतंकवाद की चुनौती और 2 राज्य हासिल करने की बड़ी ज़रूरत है। यानी जो आतंकवाद की चुनौती है उसके बारे पर भी बात की गई है, यानी कहीं ना कहीं इजराइल के भी पहलू को ध्यान में रखा गया है। और जो दुनिया मान रही है कि 2 राज्य, फिलिस्तीन और इजराइल 2 राज्य स्थापित हों, उस पर भी बात बनी है। अब ये तो हुआ, इसमें जो थोड़ी थोड़ी मोटे मोटे बात हुई। मेन चीज़ होती है कि आखिर ओमान देखा जाए तो खाड़ी के देशों में स्थित एक छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है। जैसे सारे उधर के खाड़ी के देश है, वो ज़्यादातर वो तेल और फिशरीज और उस तरह के मछली आदि पालन, लेकिन मेन तेल और इस तरह की चीज़ों पर आधारित वो देश है। भारत के साथ उसके जहाँ तक संबंधों की बात करें तो काफ़ी पुराना है, इतिहास में 5000 साल पुराने संबंध की बात होती है। हालांकि डिप्लोमेटिक संबंध की भी बात की है तो हम 1955 में ही हमारा उसका डिप्लोमेटिक संबंध, यानी 47 में हम आज़ाद हुए थे और 55 में हमारे उसके कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे। और फिर धीरे धीरे चलते रहे। 97 में वाजपेयी जी की यात्रा हुई, नरसिंह राव जी भी उसके पहले यात्रा किए थे। उसके बाद जो है 2008 में मनमोहन सिंह जी ने यात्रा की, तो इन संबंधों को रणनीतिक साझेदार, ओमान और भारत 2008 में रणनीतिक साझेदार बने। प्रधानमंत्री जी भी 2018 की यात्रा कर रहे थे, तो इस संबंधों को और नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। और कई मामले में अगर देखा जाए तो आज ओमान भारत का, अगर हम अभी ओमान के लिए छोड़ दिया जाए, ओमान की बात आप जाने देते हैं, उसको सबसे लास्ट में समझेंगे, भारत के लिए ओमान कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो ये सब तो रक्षा सहयोग देखा जाए तो ओमान जो है खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा भागीदार है, ये समझने की बात है। और ये रक्षा सहयोग भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि चीन का जो है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, चीन भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला बना रहा है, तो भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए कई सारे डायमंड नेकलेस वाली बात है। तो उस जो डायमंड नेकलेस का जो डायमंड है, उसमें से एक डायमंड ओमान ने अपना उसको दे रखा है भारत को। उसका जो डुक्म बंदरगाह है, एकदम आप देखेंगे मैप तो उस मैप में मैं दिखाई देता हूँ, देखेंगे क्या दिखाई देता हूँ। ये है पोर्ट ऑफ डुकम, ये रहे देखिए अरेबियन सागर, हिंद महासागर,
और ये रहा यमन, यहीं के सब विद्रोही, हूती विद्रोही जो है यहाँ से जाने वाले जो जहाज़ हैं या इस तरह से जाने वाले जहाज़ों को क्या कर रहे हैं, वो रोकते हैं या उस पर हमला कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका ने यहाँ चीन ने कई सारे पैराफ्लिस्टिंग किया है। तो भारत को ये जो पोर्ट आर्म दुकम है उसको ओमान ने भारत के नेवी को वहाँ पे कहा कि वो अपना व्यवस्था कर सकती है और इसके जरिए भारत कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र पर अपना जो है नियंत्रण या कह सकते हो कि चीन को काउंटर कर सकता है। तो आप देख लीजिए ओमान का ये स्ट्रेटेजिक महत्व है, क्योंकि आप देखिए ये एकदम यहाँ पे इसकी स्थिति है। संयुक्त अरब अमीरात है, ये भारत का सहयोगी, सऊदी अरब है, इधर कतर, बहरीन और ये है। तो एकदम जो फारस की खाड़ी के एकदम मुहाने पर स्थित जो है ओमान, कहीं न कहीं कहा जाता है ना कि जब डिप्लोमेटिक संबंध होती है तो जो जियोपॉलिटिक्स संबंध होती है उसमें जियोलॉजी जो उसकी अवस्थिति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कहीं न कहीं ओमान का इस ऐसे जगह पे स्थित होना, जो कहीं न कहीं यहाँ से आपको जाना है तो यहाँ पे रह के कहीं न कहीं आप इस आसपास के क्षेत्रों में आपकी नेवी, और ये सुविधा बहुत कम देशों में, या कह सकते हैं किसी ने बहुत कम दिया है, और ओमान एकमात्र देश है जिसने भारत के तीनों रक्षा सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये बताता है कि जो भारत को डुक्कम बंदरगाह मिला है, इसने जो है भारत के हिंद महासागर और ख़ासतौर से खाड़ी के क्षेत्रों में जो रणनीतिक मजबूती प्रदान करने में मदद दिया है। ऑफकोर्स उसके उपस्थिति होने से भारत उसको यमन से जो है कहीं ना कहीं जो हूती विद्रोही हैं उनके द्वारा चुनौतियों का उसको लाभ मिलता है, लेकिन फिर भी ये हम अभी भारत के लिए समझ रहे हैं तो भारत को ये इससे लाभ होता है। ठीक है, और ये ओमान पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित द्विपक्षीय अभ्यास और सेवा स्तरीय कर्मचारी वार्ता करती रहती हैं। ये बताता है भारत ओमान के रक्षा सहयोग जो उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। इसके बाद अब रक्षा के बाद हम देख लें व्यापार और निवेश। जहाँ तक व्यापार और निवेश कहें तो वो किसी भी देशों की आर्थिक जो कूटनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और ऐसे में दोनों देश महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश गतिविधियों में भी लगे हुए हैं। इसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे हैं। द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 5.4 अरब डॉलर का, यानी 5.4 अरब डॉलर, यानी 5400 करोड़ डॉलर या कह सकते हैं, या 540 करोड़, है ना, से दुगना से अधिक हो गया, क्योंकि 2022-23 में 12.3 अरब डॉलर हो गया, यानी 5.4 से 12.3, लगभग 2.5 गुना हो गया ये एक साल के अंदर। और इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है कब, जब भारत और ओमान आपस में सीपा कर लेंगे, जो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, और ओमान में 6000 से अधिक भारत ओमान संयुक्त उद्यम है, और जिसमें अनुमानित निवेश दोनों देशों का मिलकर 7.5 अरब डॉलर से निवेश, यानी व्यापार और निवेश दोनों दृष्टि से ओमान जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और भी अगर देखें, एक रिपोर्ट जारी की गई थी 12 दिसंबर को अभी हाल ही में, उसमें कहा गया था कि जो हम अभी तक जो कह सकते हो कि गैसोलीन, लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी जैसे 3.7 अरब डॉलर के हम निवेश जो निर्यात करते हैं उसका 63.5% से अधिक भारतीय सामानों को ओमान में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। कब, जब दोनों एक मुक्त व्यापार समझौता कर लेंगे। ऐसे में भारत के निर्यात को और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इनमें से जैसे बताया गया कि अधिकांश जो निर्यात है उन पे 5% जो है वहाँ पे ओमान में कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन अगर सीपा हो जाएगा तो वो 0 या बहुत और कम हो जाएगी, जिससे भारत का निर्यात भी वहाँ पे बढ़ेगा। ये तो चलो आर्थिक हुई। और संबंध भारतीय प्रवासी अगर देखें तो ओमान में, आप ओमान के ज़्यादातर खाड़ी देशों में बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में, वहाँ की इस कल्चर में, सब में योगदान देते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ भी देते हैं। ओमान एक बड़े और जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय का घर है, जो ओमान के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विविधता में करते हैं, और यहाँ में लगभग 7 लाख से ज़्यादा जो है भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। इसमें से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, स्वास्थ्य देखभाल करने, ज़्यादातर ब्लू कॉलर जॉब है, यानी इस अनस्किल्ड लेबर जो है वहाँ पे काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए
हमारे बहुत बड़े हमारे लोगों के लिए बहुत बड़े रोजगार का जो क्षेत्र है, और साथ ही में वहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में रेमिटेंस प्राप्त होता है। ये तो ज़्यादातर खाड़ी देशों में है, लेकिन ओमान भारत के लिए अलग इसलिए है क्योंकि ओमान ही एकमात्र वो खाड़ी का देश है जो वहाँ पे रहने वाले कई सारे, यानी जो भारतीय रह रहे हैं उनमें से कई भारतीयों को अपने यहाँ नागरिकता दी है। अदरवाइज आप संयुक्त अरब अमीरात में रहिए, सऊदी अरब में रहिए, कई पीढ़ियों तक रह लीजिए, आपको वहाँ पे रहने का कुछ सारा अधिकार, लेकिन आपको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन ओमान नागरिकता भी देता है। इस मामले में ये कहीं ना कहीं भारतीय प्रवासियों के लिए अन्य जो खाड़ी के देश हैं उनसे बेहतर स्थिति में है। ठीक है, वहाँ पे देखिए कि 200 भारतीय व्यापारी परिवार है जो 200-300 साल से रह रहे हैं, और उनमें से कई को तो हिंदू शेख, यानी वही भारतीय जो व्यापारी हैं उनको शेख भी माना गया क्योंकि वहाँ के वो नागरिक हो चुके हैं। ठीक, आइए अगर स्वास्थ्य सहयोग, एक चीज़ और समझना है कि हमारे यहाँ जो आप मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, वह उसको अगर ओमान की स्थिति को देखा जाए तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा बहुत बेहतर नहीं है। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की जाती हैं, अगर वहाँ अभी भारत द्वारा वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल और इस तरह की चीज़ें खोली गई हैं, और अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ा मेडिकल चुनौती आती है तो उसमें से ज़्यादातर ओमानियों के लिए होता है या तो यूके जाएँ या तो वो भारत आए। और चूंकि भारत यूके के अपेक्षा कई गुना सस्ता पड़ता है, इसलिए वैसे भी भारत आते हैं। दूसरे ये है कि उनको भारत में जो रेशियल या नस्लवादी भेदभाव जो कि उन्हें यूके में सामना करना पड़ता है वो भारत में नहीं करता पड़ता। अतः जो है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मेडिकल जो है टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म तो ना कहो, वेल बीइंग जो ट्रैवल है या जो कहते हैं, उसमें जो है कहीं न कहीं जो है बहुत बेहतर जो है सहयोग की संभावना है, सहयोग हो भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। और मज़ेदार बात है कि ओमान में हमारे आयुर्वेद भी बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। वहाँ 35 से अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल और क्लिनिक हैं, और योग को ओमान में विशेषकर स्थानीय युवाओं में बहुत लोकप्रियता मिली हुई है। तो एक मुस्लिम देश जहाँ पे योग को मान्यता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे और उसके साथ जो है सांस्कृतिक जुड़ाव भी काफ़ी एक लेवल पे है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। काकरापार का एक टेक्निकल तरह का है कि काकरापार में काकरापार 4 परमाणु रिएक्टर ने क्रिटिकल अवस्था प्राप्त कर ली है। देखिए, क्रिटिकल अवस्था जैसे आपको पता है कि जो ये अभी तक जो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, यानी नाभिकीय रिएक्टर या भट्टी हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सभी के सभी, चाहे वो किसी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रहे, या एक चाइना में 4th जनरेशन भी आ गया है, वो सभी ही की सभी जो है विखंडन प्रौद्योगिकी या जो है फिजन टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं फिजाइल मटेरियल के रूप में या तो नेचुरल यूरेनियम या तो प्लूटोनियम, नेचुरल यूरेनियम, फिजाइल मटेरियल नेचुरली केवल यूरेनियम ही होता है। बाकी और जो यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 ये नेचुरल फिजाइल मटेरियल होता है, यानी इस पे न्यूट्रॉन का चोट होने पर ये टूट जाता है। बाकी और जो जैसे थोरियम है या यूरेनियम 92 यूरेनियम 232 है, ये सब पे इसको पहले ईंधन में बदला जाता है। ये फर्टाइल मटेरियल होते हैं, पहले उसको जो है ईंधन में बदला जाता है फिर किए जाता है। तो ये चाहे आप उसको आर्टिफिशियल फिजाइल मटेरियल यूज करिए या नेचुरल करिए, दोनों स्थिति में सिर्फ वो फिजन रिएक्शन ही होता है। यानी एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन टकराता है और वो भारी नाभिक टूटता है, और उस भारी नाभिक का जो ऊर्जा होती है वह उस ऊर्जा को ही ताप के रूप में फिर उसको स्टीम बना के और टरबाइन आदि को चलाया जाता है। ठीक है, तो बम के रूप में आप कह सकते हो कि विनाशक के रूप में तो हाइड्रोजन बम या संलयन प्रौद्योगिकी भी इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी के रूप में जो है कहीं प्रोटोटाइप और टेस्ट जो 1-2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड है वो चले 10-20 सेकेंड भी, लेकिन जो एक्चुअल में जो उपयोग कर रहे हैं एनर्जी का, जो भी हम बिजली के रूप में, वो है फ्यूजन रिएक्शन या विखंडन प्रौद्योगिकी के आधारित होता है। तो ये भी जो है रिएक्टर, ये विखंडन प्रौद्योगिकी है। क्रिटिकल अवस्था जब विखंडन प्रौद्योगिकी होती है तो उस पर एक न्यूट्रॉन बाहर से जब टकराया जाता है तो 3 न्यूट्रॉन जो है निकलते हैं। ठीक है, फिर वो 3 न्यूट्रॉन आगे टकराते हैं, फिर आगे ऐसे करते करते चीज़ें चलती रहती है। उनमें से मॉडरेटर के रूप में आप कुछ ऐसे पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं जो कुछ न्यूट्रॉन्स को या उनकी सोख लेते हैं, यानी कि चेन रिएक्शन तो होने देते हैं लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं होने देते, ताकि वो अपने कंट्रोल में ही रहे।
ऐसे में जब हम इतने न्यूट्रॉन निकलें जितने के लिए हमें एनर्जी के लिए ज़रूरत है, जितना फिजन करना है उतने न्यूट्रॉन निकले और बाकी सोख लिए जाएं और बाहर से फिर न्यूट्रॉनों की बमबारी की ज़रूरत ना पड़े। यानी कुल मिला के अगर आपने ईंधन रख दिया है और अब उसमें न्यूट्रॉन अपने आप निकल रहे हैं, फूट रहे हैं, कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी अब उसको बाहर से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है न्यूट्रॉनों के लेकर। ऐसे में उस अवस्था जब पहुंच जाती है तो उसको क्रिटिकल अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो उसने ये प्राप्त कर लिया है। और इस संयंत्र की बात कहा जाए तो ये काकरापार 4 जो परमाणु रिएक्टर है, भारत का स्वदेशी निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाला स्वदेशी निर्मित सबसे बड़ा है रिएक्टर जो अभी चालू है। इसी तरह की और भी रिएक्टर NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो भारत की जो परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संस्था जो है कंपनी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल ही है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात में काकरापार, ये काकरापार जो है ना, ये सूरत के पास है। सूरत शहर है, वहाँ से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। परमाणु ऊर्जा परियोजना 4 KAPP की 700 मेगावाट क्षमता वाली चौथी इकाई ने, यानी काकरापार 4 यानी उसकी चौथी इकाई ने नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी आज जो है रात में ही 1:17 ये क्रिटिकल अवस्था इसको प्राप्त हो गई है। ऐसे में क्रिटिकल अवस्था, जैसे अभी बताया कि क्रिटिकल अवस्था वो होती है कि जब हम विखंडन प्रक्रिया के लिए जितना हमको न्यूट्रॉन चाहिए उतना न्यूट्रॉन, चूँकि एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वो बाद में 3 न्यूट्रॉन करता है, ऐसे में बाकी न्यूट्रॉन रोक लिया जाता है या उसको आगे बढ़ने दिया जाता है जब तक कि हमें जितने ज़रूरत है उतना न्यूट्रॉन करके बाकी को रोका जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बाहर से न्यूट्रॉन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और उतना ही न्यूट्रॉन जनरेट होता है जितने के विखंडन की ज़रूरत होती है, तो उस अवस्था को कहा जाता है क्रिटिकल अवस्था। और वो अवस्था प्राप्त हो गई। इसको ये ना सोचिए कि वो क्रिटिकल हो गया है यानी उसकी हालत ख़राब हो गई, नहीं। अब इसका मतलब है कि वो अपने स्वतः से वो अपना कार्य करता रहेगा, उसमें ऊर्जा निकलती रहेगी। उसमें क्या होता है कि ये जो 700 मेगावाट की इकाई की परमाणु ऊर्जा विभाग की एक निगम है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, इसके द्वारा निर्मित सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए काकरापार के। तो ये एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज्ड मतलब प्रेशर से, इसमें एक्चुअली में ये जो रिएक्टर है, देखो उसमें कुछ रिएक्टर्स का जो अंतर होता है आमतौर पे वो मटेरियल फिकंडन से नहीं, जो जनरेशन अंतर होता है वो उसे अपने कूलेंट मटेरियल के अंतर पे निर्भर करता है। जैसे कि कुछ लोग पानी का उपयोग करते हैं, कुछ लोग हैवी पानी का उपयोग करते हैं। भारी पानी D2O हाइड्रोजन का ही एक जो है समस्थानिक है, उसका जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो भारी पानी बोला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसमें भी कई जो है अब जो एडवांस पीढ़ी की आ रही हैं वो स्टीम से, यानी वो हीलियम गैस को कूल के रूप में, जैसे कि आपने देखा कि चीन वाला कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। कुछ लोग लिक्विड मेटल का, कुछ लोग लिक्विड सोडियम का, नमक का, इस तरह का प्रयोग करते हैं। हालांकि जो अपना ये वाला है ये है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये यानी P, इसको बोलते हैं PHWR। इसमें क्या होता है कि एक हैवी वाटर को, जैसे जो कोर होता है जहाँ पे ईंधन से ऊर्जा निकल रही होती है, अगर उस ऊर्जा को हम नहीं ठंडा करें तो जाहिर सी बात है उतना ऊर्जा निकलती है कि सब विखंडित कर देगा। ऐसे में क्या होता है कि उसको ठंडा करने के लिए हमें कई चीज़ें कूलेंट प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो है प्रेशर से हैवी वाटर को वहाँ पे छोड़ा जाता है। फिर वो हैवी वाटर जो है, जो प्रेशर से छोड़ा जाता है, वो स्टीम में बदल जाता है। इतना गर्मी रहती है निश्चित रूप से स्टीम में बदल जाएगा। फिर उस स्टीम को ले जाके एक जो पानी रहता है, ठंडा पानी, लो प्रेशर पे उसमें डाला जाता है। फिर वो स्टीम बन के जो है आगे जनरेटर चलाता है, स्टीम जो है आगे थर्मो जनरेटर को चलाता है। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको लेके हमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये है कि ये कहीं ना कहीं इसी, यानी ये कूलेंट के रूप में हैवी वाटर या D2O का प्रयोग करता है। इसको भारी पानी या भारी जल या ये D2O भी कहीं ना समुद्र में समुद्र में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, हालांकि उसको निकालना पड़ता है ऐसे ही, यानी समुद्र के जल को भारी जल नहीं कहते हैं। ये देखिए
पानी का सूत्र कंफ्यूज नहीं होंगे आप। पानी का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। इसी का एक वो जो है समस्थानिक होता है वह होता है ड्यूटेरियम, और जो ड्यूटेरियम होता है उससे जो ऑक्सीजन जो है क्रिया करती है तो वो बाहरी जल होता है। उसके अपने कुछ अलग गुण होते हैं, हमें उतना नहीं जानना है। इस रिएक्टर में जो है, जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें यही D2O का प्रयोग किया जाता है कूलेंट के रूप में, और न्यूट्रॉन के मॉडरेशन के रूप में भी ये काम कर देती है, ठीक है। ऐसे रूप में किया जाता है। और ये NPCIL का जो है अपना इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है। इसकी कहानी अभी देखते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि NPCIL पहले से ही अन्य जगहों पे 220 मेगावाट और 540 मेगावाट क्षमता के साथ स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का संचालन कर रहा है। 220 वाला तो एक अभी जो है नरौरा में ही यूपी में है, और ये 540 वाला शायद रावत भाटा में है, याद नहीं आ रहा, शायद रावत भाटा में है, काकरापार गुजरात में। यानी ये 700 मेगावाट क्षमता की जो है, 700 मेगावाट की क्षमता की ये पहला प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है जो अभी वहाँ पे क्रिटिकल स्थिति में प्राप्त किया है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है NPCIL द्वारा वर्तमान में 7480 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 23 परमाणु बिजली घर कार्यरत हैं, और KAPP समेत 9 इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। उसमें जो है यही 10 रिएक्टर जो है 7000 मेगावाट की कुल क्षमता के, यानी 700 मेगावाट के जो है इसमें 9 इकाइयाँ हैं, और एक तो चल ही रहा है। और ऐसे ही 10 और रिएक्टर प्री प्रोजेक्ट चरण में हैं, यानी आगे अभी और चरण में वो हैं, ठीक है। हम अगर जरा सा समझें कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, तो ये अगर चलो डिज़ाइन तो आप पढ़ लेना, उतना टेक्निकल चीज़ साइंस में ही पढ़िएगा, टेक्नोलॉजी में उतना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बताएं कि बस ये कूलेंट के रूप में यह क्या करता है, हैवी वाटर का प्रयोग करता है। इसमें अगर भारत क्यों हैवी वाटर, ज़्यादातर लोग नॉर्मल वाटर और इस तरह, क्योंकि जब भारत में शुरू में 1960 के दशक में जब न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हमने किया था, तो कनाडा के सहयोग से भारत में जो है एक प्लांट लगा था राजस्थान में। वो भारत और कनाडा के सहयोग से यही प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर ही उसमें चल रहा था। लेकिन 1974 में भारत ने पोखरण विस्फोट किया, पोखरण 1 जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के समय। इसके बाद जो है भारत पे प्रतिबंध लग जाता है, तो कनाडा जो है भारत पे सहयोग करना बंद कर देता है, या दुनिया का कोई भी देश नहीं करता है। ऐसे में भारत उसको अपने तकनीकी, हालांकि उसके तहत किसी भी तरह की तकनीकी भी नहीं थी, फिर भी भारतीय जो है आप कह सकते हो वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने, इंजीनियरों ने अपना उसी को एक धीरे धीरे करके एक स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को बनाया अपने यहाँ के कंपोनेंट से ही। बाद में उससे जो हमने सीखा उसको 220 मेगावाट का बनाया, फिर 540 मेगावाट का, अब ये 700 मेगावाट का जो है पहला है, और ये अब क्रिटिकल अवस्था में प्राप्त कर लिया है, यानी कि अब ये चलने की भी सक्षम है। और जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है, परमाणु सुरक्षा एजेंसी, उसने भी इसकी सुरक्षा को लेकर जो है कह दिया है कि ये बेहतर स्थिति में है। साथ ही में ये जो नया वाला जो अभी काकरापार में चला है, ये अपने डिज़ाइन को भी लेकर इस तरह से है कि जो फुकुशियामा जैसा अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस अवस्था में भी ये कोर इसका भ्रष्ट नहीं करता है, क्योंकि इसको कूलेंट की सप्लाई होती रहती है और वो ठंडा होता रहता है। तो एक अब उसमें कई सारी नलिकाएं, ट्यूब्स के जरिए इसमें जाता है। अब उतना हम टेक्निकल नहीं बता रहे हैं, फिर भी ये है कि जो ये जो हमारा प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है काकरापार वाला जो अभी चल रहा है, ये भारत का पहला स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, 700 मेगावाट क्षमता का। यानी इससे बड़ा स्वदेशी रिएक्टर हमारे पास नहीं है। इससे बड़े रिएक्टर लग रहे हैं, लेकिन स्वदेशी में जो है ये भारत का सबसे बड़ा है। और इस प्रौद्योगिकी के आगे और जो है ये जो प्रौद्योगिकी है, ये जनरेशन 3+4 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 3+ प्रौद्योगिकी है, क्योंकि इसमें फुकुशियामा जैसे जो जापान की जो परमाणु दुर्घटना है उससे बचाव के इसमें उपकरण जो है, इसमें व्यवस्था बनी हुई है। यानी कह सकते हैं कि भारत का सबसे सुरक्षित, सबसे बड़ा स्वदेशी रिएक्टर है जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, यानी जो प्रेशराइज हैवी वाटर के टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करता है। ठीक है, चलिए आज इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आज इतना ही।
फिर मिलते हैं कल हम, जो भी कल के समाचारों में रहेगा। ठीक है, नमस्कार।